देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है अपने लेवल पर, हर किसी का मेहनत बहुत होती है। पर अब जहाँ बात कर रहे हैं आप सुसाइड की, तो मैं सुसाइड करने वाले को भी गलत नहीं कहूँगा, बस उसके पास वो दोस्त या कहें या कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता जो उस समय उसको मोटिवेट कर सके या उस समय उसको सही रास्ता दिखा सके। अगर शायद उसके पास उस समय वो बंदा हो जो उसको दिखाए सही रास्ता, उसे मोटिवेट करे, तो वो सुसाइड नहीं करेगा। और जहाँ तक रही बात मेरी कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ, अपने जोश को कैसे अंदर रखता हूँ, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि अपने अंदर के जो बच्चा है उसको कभी मरने मत दो, क्योंकि बच्चा हमेशा जोशीला ही रहता है। वो हमेशा जोश में ही कुछ भी करता है, वो सही कर रहा हो गलत कर रहा हो। इमोशनल मोमेंट है मेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई और उसकी जब विदाई होने लगी, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल था। क्योंकि वो एक होता है ना, बड़ी बहन से लगाव बहुत होता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वो मेरे लिए बहुत इमोशन था। आज से करीबन 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। मैं फर्स्ट टाइम, मैं कभी नहीं रोने वाला, मेरा कभी आँख नम हो जाती, बट मैं रोता नहीं हूँ, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूँ। तो वो टाइम था कि मैं बहुत रोया था, और मैं ही नहीं, मेरा बड़ा भाई भी बहुत रोया था, क्योंकि हम लोगों को अपनी बहनों से बहुत प्यार है। अच्छा लगता है। और मोमेंट डिफ़िकल्टी मोमेंट आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो भाई पैसे वाले होते हैं या कोई कहीं से पढ़ के, विदेश से पढ़ के आया होता है, तो एक ब्रिंगिंग होती है ना, जो हमारी ब्रिंगिंग होती है, वो उनकी उस शायद उस दिशा में नहीं हुई होती कि वो हर चीज़ को इक्वलिटी लेके चले। हाँ, कुछ के साथ कुछ लोग मेरे को अब्यूज़ भी कर देते हैं या कुछ फिजिकली कमेंट कर देते हैं, जो कि थोड़ा उस टाइम के लिए डिसपॉइंटेड होता है, मेरा मोटिवेशन लो होता है उस टाइम के लिए। बट मैं उससे भी एक पार्ट, ज़िंदगी का पार्ट मान के चलता हूँ, और सही रहता है। काम है, काम करना चाहिए, और उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। नहीं, बचपन से नहीं है, जन्म के बाद हुआ, ये कुछ महीनों बाद हुआ है जन्म से। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के फिल्म सिटी में। हमारे साथ अभी एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका एक अलग ही शौक़ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे आपको भी मिलवाएंगे, एक एक बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जो अजीबोगरीब शौक़ है आखिर उनको कैसे लगा। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका भी। हमारे जो दर्शक हैं उनको सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आप अपने बारे में बता दीजिए, क्या करते हैं। मेरा नाम अमर उपाध्याय है और मैं बीए का स्टूडेंट हूँ और एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ, बट मेरी दिल्ली में ही जन्म और पालन पोषण हुआ है सब। तो अभी आप जैसे पत्रकारों का इंटरव्यू लेते हैं, जैसे आपने हमें बताया था, कितने पत्रकारों का इंटरव्यू ले लिया आपने? 5-6 पत्रकार का ले लिया है मैंने। कैसे उनको कोऑर्डिनेट करते हैं पत्रकारों को? एक्चुअली कोऑर्डिनेट करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैसेज करके फिर उनके रिप्लाई का वेट करना बहुत टफ मेहनत वाला काम है। यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ जो भी पत्रकार दिखता है उससे बात करता हूँ। अगर वो राजी होता है तो अपना फ़ोन नंबर देता है, नहीं राजी होता है तो बात नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार अपना फ़ोन नंबर देखने के बाद भी मना कर देते हैं, कुछ बहाना बना देते हैं। इसलिए थोड़ी तो मेहनत लगती है, रोज़ आना, रोज़ शाम 5-6 घंटे या 7 घंटे या देर रात तक बैठना, थोड़ा मेहनत तो लगती है इन सब चीज़ में। ये जो अभी आपका फिजिकल कंडीशन है, ये बचपन से ही ऐसे हैं आप? नहीं, बचपन से नहीं है, जन्म के बाद हुआ, ये कुछ महीनों बाद हुआ है जन्म से। बताइए ज़रा इसके बारे में, कैसे हो गया? अब मैं जिस सन में पैदा हुआ हूँ उस सन में ये सब ज़्यादा ही चल रहा था। मतलब पोलियो कह सकते हैं या हवा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ऊपर से थोड़ी डॉक्टर की भी लापरवाही कह सकते हैं। तो ये सब हुआ, चल रही है ज़िंदगी। उसके बाद कितने साल के आप थे जब ये हुआ? साल का नहीं, मैं मंथ का, 1 महीने का था उस समय। एक बात बताइए कि अभी की जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, इसमें जो जिनके सब सही है, दोनों हाथ पैर सही है, लोग चल रहे हैं, उनको कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है काम के लिए। वो भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो एक आता है लास्ट में, उनसे काम नहीं हो पाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे में आप तो स्पेशली एबल्ड हैं, आपको तो और मेहनत करनी पड़ती है, आपको और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने अंदर के उस जोश को कैसे जिंदा रखें? देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है अपने लेवल पर, हर किसी का मेहनत बहुत होती है। पर अब जहाँ बात कर रहे हैं आप सुसाइड की, तो मैं सुसाइड करने वाले को भी गलत नहीं कहूँगा, बस
उसके पास वो दोस्त या कहें या कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता जो उस समय उसको मोटिवेट कर सके या उस समय उसको सही रास्ता दिखा सके। अगर शायद उसके पास उस समय वो बंदा हो जो उसको दिखाए सही रास्ता, उसे मोटिवेट करे, तो वो सुसाइड नहीं करेगा। और जहाँ तक रही बात मेरी कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ, अपने जोश को कैसे अंदर रखता हूँ, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि अपने अंदर के जो बच्चा है उसको कभी मरने मत दो, क्योंकि बच्चा हमेशा जोशीला ही रहता है। वो हमेशा जोश में ही कुछ भी करता है, वो सही कर रहा हो गलत कर रहा हो। पत्रकारों का इंटरव्यू क्यों लेते हैं? पत्रकार का इंटरव्यू क्यों लेता क्योंकि पत्रकार तो सबका इंटरव्यू लेते हैं, आप पत्रकारों का ही इंटरव्यू ले लेते हैं। हूँ? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि पत्रकार सबका इंटरव्यू लेते हैं, मैं पत्रकारों का लेता हूँ। देखिए, ये यहाँ जो पत्रकार लेते हैं इंटरव्यू उनका कोई नहीं लेता, ये चेन टूटती है। उनका भी कोई लेने वाला होना चाहिए, उनके बारे में भी पता चलना चाहिए कि कैसे आते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में एक मीडिया कर्मी होने के नाते क्या क्या सोसाइटी में फेस करते हैं। हमें लगता है कि हाँ भाई वो आए टीवी पे, पढ़ दी, न्यूज़ हो गया, ये सब नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको भी बहुत टॉलरेंस झेलनी। ये जो शौक है पत्रकारों के इंटरव्यू का, ये अचानक आपको कब चढ़ा, कैसे चढ़ा, दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? देखिए, शौक नहीं कहूँगा मैं, इसे अपना काम कहूँगा। शौक तो मेरे अलग चीज़ है, पर ये मेरा काम है। और ये आइडिया कैसा आया, एक्चुअली मैंने 2-3 लोगों के चैनल को पे विजिट किया जिन्होंने पत्रकार का लिया था, बट उन्होंने कंटिन्यूसली नहीं लिया था, एक आध लिया फिर छोड़ दिया, और उसके बाद कभी लिया ही नहीं किसी पत्रकार का। तो ये शौक नहीं, ये काम है, और लोगों को जागरूक करना हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हाँ भाई करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इनकी भी लाइफ कैसी है। दुनिया का वो लेते हैं, हम उनका ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। तो अभी तक आपने जैसे बताया 6-7 पत्रकारों का इंटरव्यू ले, 5-6 पत्रकारों का इंटरव्यू आपने ले लिया है। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, बताइए ज़रा। और क्या कुछ वो एक होता है, अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं, कई पत्रकार आपकी तारीफ भी करते होंगे, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, और मूवमेंट डिफ़िकल्टी मूवमेंट आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो भाई पैसे वाले होते हैं या कोई कहीं से पढ़ के, विदेश से पढ़ के आया होता है, तो एक ब्रिंगिंग होती है ना, जो हमारी ब्रिंगिंग होती है, वो उनकी उस शायद उस दिशा में नहीं हुई होती कि वो हर चीज़ को इक्वलिटी लेके चले। हाँ, कुछ के साथ कुछ लोग मेरे को अब्यूज़ भी कर देते हैं या कुछ फिजिकली कमेंट कर देते हैं, जो कि थोड़ा उस टाइम के लिए डिसपॉइंटेड होता है, मेरा मोटिवेशन लो होता है उस टाइम के लिए। बट मैं उससे भी एक पार्ट, ज़िंदगी का पार्ट मान के चलता हूँ, और सही रहता है। काम है, काम करना चाहिए, और उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में सब हैं, जितने लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा कोई खास काम नहीं करते, वो तो ड्राइवर हैं। और आपके भाई? उसका मुझे कुछ नहीं पता, वो कंपनी में जॉब करता है, इतना ही पता है। कौन सी कंपनी में जॉब करता है इतना ही नहीं पता, क्योंकि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं और किसी के काम से काम नहीं जाता। आपका दिनचर्या क्या होता है? सुबह उठ के, ये आपकी साइकिल है, इस साइकिल को लेकर आप कहाँ फिल्म सिटी पधार देते हैं सुबह सुबह? नहीं, उठते के साथ तो फिल्म सिटी नहीं आता। दिनचर्या तो मेरा सुबह उठने के बाद उठता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, थोड़ा ऊपर छत पे जाके टहलता हूँ, फिर टाइम होते ही तैयार होने लगता हूँ, नहाना धोना, खाना पीना खाना, फिर थोड़ी साइकिल को देखता हूँ कि साइकिल अभी कितनी कंडीशन ख़राब है, कितनी सही है, कुछ ही ऊंच नीच लगता है तो ठीक करवाता हूँ। फिर उसके बाद निकलता हूँ वहाँ से फिल्म सिटी के लिए। साइकिल चलाने में तो काफ़ी मुश्किल होती होगी? नहीं, मुश्किल की बात नहीं है। अब वो कहीं चढ़ाव हो वहाँ तो ज़्यादा दिक्कत होती है? नहीं, चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से रेस बना के लाइए और चढ़ा दीजिए। चढ़ाने में क्या दिक्कत, पीछे से एकदम स्पीड में लाइए, रेस बना के ले आइए और चढ़ा दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। बस अगर जहाँ कट है वहाँ पे एकदम से चढ़ाई, वहाँ दिक्कत आती है, वरना ऐसी जगह में क्या करते हैं, मान लीजिए चलते चलते बीच में कहीं साइकिल पंक्चर हो गई तो ट्यूब पे डालते हैं रिक्स, रिंग पे डालते हैं रिक्स, खींच के ले जाते हैं, नहीं तो धक्का मारते हैं उतर के। और क्या कर सकते हैं? इसमें कोई मदद नहीं कर देता? मदद करने वाले कर देते हैं। इंसानियत अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो लोग अपने काम से काम रखते हैं। इंसानियत ख़त्म हो रही है, जो जिसमें इंसानियत बाकी है वो मदद कर देता है, जिसमें नहीं। आप अपने चैनल के बारे में बता दीजिए ज़रा हमारे दर्शकों को। मेरा चैनल है द ह्यूमनिटी दुनिया, ह्यूमनिटी यानी कि इंसानियत, द ह्यूमनिटी दुनिया, और मैं उस पर सिर्फ पत्रकारों के ही डालता हूँ। अभी तो पत्रकार के ही डाल रहा हूँ, अभी और भी प्लान कर रखे हैं मैंने। आने वाले फ्यूचर में भगवान की दुआ रही तो उस पर लोगों का सबके इंटरव्यू आएंगे, हर फील्ड
के रिलेटेड इंटरव्यू डालूंगा, मैं उस पर लोगों को बताऊंगा कि कैसे काम होता है फील्ड, हर फील्ड में। आपके 20 साल के लगभग आप हैं, 20 से ज़्यादा के हैं जी। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए जो बहुत ही इमोशनल हो, जो लाइफ चेंजिंग हो या लाइफ टर्निंग हो। देखिए, लाइफ टर्निंग तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट आए हैं, कोई एक नहीं आया बताने के लिए। हाँ, इमोशनल मोमेंट है मेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई और उसकी जब विदाई होने लगी, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि वो एक होता है ना, बड़ी बहन से लगाव बहुत होता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वो मेरे लिए बहुत इमोशन था। आज से करीबन 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। मैं फर्स्ट टाइम, मैं कभी नहीं रोने वाला, मेरा कभी आँख नम हो जाती, बट मैं रोता नहीं हूँ, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूँ। तो वो टाइम था कि मैं बहुत रोया था, और मैं ही नहीं, मेरा बड़ा भाई भी बहुत रोया था, क्योंकि हम लोगों को अपनी बहनों से बहुत प्यार है। ये बताइए कि पत्रकारों का इंटरव्यू करते हैं, 5-6 कर चुके हैं, लिस्ट में कौन कौन बड़े बड़े पत्रकार हैं, नाम बताइए ज़रा कि मतलब आप क्या लगता है कि किनका किनका आप करना चाहेंगे अभी टॉप पे कौन कौन है? मेरे टॉप पे देखिए, जनता की डिमांड है, अभी तो टॉप पे अर्नब गोस्वामी को रखा है जनता ने, फिर सुधीर चौधरी हैं, फिर अंजना ओम कश्यप, फिर चित्रा त्रिपाठी हैं, बहुत से हैं। अभी तो हर फील्ड में बहुत से पत्रकार हैं जो कि लोगों की डिमांड हो रही है, ट्विटर पे मैसेज आ रहे हैं कि इनका लीजिए, अब उनकी डिमांड के हिसाब से चल रहा हूँ। अभी और लोगों से बात करनी है, यही है। अभी तो टॉप पे तो बहुत सारे हैं भाई, मैं नाम गिनवाने बैठूंगा तो शायद। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, तरक्की कीजिए, आपकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये बताइए कि आप स्पेशली एबल्ड हैं, अगर कल को आप जाइएगा, ज़रूर शिखर पे पहुंचिएगा तरक्की की, आप अपने जैसे लोगों के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, अपने जैसे लोगों के लिए अगर मौका मिलेगा तो मैं पहले बोलूँगा कि भाई ये जो रास्ते पे खड़े होकर सिग्नल पे बैठ के भीख मांगना, वो तो पहले ही बंद करवाऊँगा। पहले ही मैं वही काम पहले करूँगा, उन्हें भले एक छोटा सी दुकान दो या कुछ भी दो, मेरी ओर से जितना मन पड़ेगा मैं करूँगा, पर ये भीख मांगना बंद करवाऊँगा पहली बात ये, क्योंकि लोगों की मानसिकता में चढ़ गई है एकदम। लोग देखते ही जेब में हाथ डाल देते हैं बात करने से पहले ही, ये पहले बंद करवाना है मेरे को, सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, ये बंद करवाना बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जाते जाते अगर कोई छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए। छोटा सा मैसेज है पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत डीप मैसेज है। उम्मीद कभी मत हारें, और जो भी काम कर रहे हैं लगन से करें, भले उसमें काम थोड़ा सा तकलीफ़ आती है हर काम में, जो भी काम करें तकलीफ़ को साइड रख के करें, और उम्मीद मत हारें। और मौत कभी किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ इसमें दिक्कत आ रही, तो आप उससे बात करें जो आपकी मौत को टालने में आपकी सहायता कर सकता है, जो आपको हम हर सिचुएशन में आपका साथ दे सकता है। कोई एक ऐसा बदी बनाए जो आपकी बात को किसी को ना कहे और आपको उस बात को सराहे और उसका सल्यूशन बताए, बस यही कहेंगे। और मौत कहीं भी वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।